तो मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जिसमें हमको बताया जाता है कि ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसने 36 साल ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। पर उसके पूरे करियर में एक बार ही ऐसा हुआ जब उसको खुद से ही सवाल करने पड़े, और ये वही कहानी है। तभी हम धर्मपुर गांव में फेस्टिवल वो देख पाते हैं जहां पर ढेर सारे लोग मौजूद थे। तभी वहां पर एक काफी प्रचलित एमएलए को बुलाया जाता है जिसका नाम धर्मराजन था, और उसको वहां पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। वहां पर ही वो अपनी बायोग्राफी का प्रमोशन भी करता है जो कि कुछ ही समय में रिलीज होने वाली थी, और वो उसकी बहन शीरन लिखी थी। साथ ही साथ वहां पर हम एक लेडी रानी को रितु नाम की एक और लड़की के साथ देखते हैं। अब रात में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि घबराता हुआ गाड़ी चलाकर कहीं पर जा रहा था। वहाँ पर उसको कुछ अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें धर्मराजन ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हुए उसे उस सिटी से भगा दिया था। और अब यही सब सोचते हुए उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है तब वहाँ की पुलिस उसको पहचान लेती है क्योंकि असल में धर्मराजन का ही साला था। दूसरी तरफ हम एसपी नसीर को देख पाते हैं जो कि अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसको पुलिस वालों को कॉल आता है जिनसे बात करके उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ ये बात भी पता चलती है कि जब पुलिस वाले धर्मराजन के घर पर उसको एक्सीडेंट के बारे में बताने गए थे तो वहाँ पर उसकी लाश मिली। साथ ही साथ उस वक्त घर में बस एक मेयर मौजूद थी जिसका नाम था रानी। अब आगे हमें रानी की एक झलक दिखाई जाती है जो कि जब धर्मराजन के घर से बाहर आती है तो वो पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी, पर उसके मुताबिक उसने खून नहीं किया था। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि धर्मराजन का खून हो चुका है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा दहशत में आ जाते हैं क्योंकि धर्मराजन सच में एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली पॉलिटिशियन था, और उसकी इतना पावरफुल होने की वजह से ही सभी पुलिस वाले तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं जिसमें वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी धर्मराजन की मौत के बारे में सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे, जिसको असल में नसीर लीड कर रहा था। तभी नसीर सोमन से बस्सी को बुलाने के लिए कहता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही था, पर उसने अभी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वो अपनी नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था। साथ ही साथ अपने करियर के टाइम पर उसने ऐसे बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया था जो कि अजीब थे। अब जब बस्सी को बुलाया जाता है तो वो भी पुलिस वालों की मदद करने के लिए मान जाता है, पर वहाँ पर जब वो पुलिस वालों के साथ जाने लगता है तब हम जान पाते हैं कि असल में बस्सी ने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसको कैंसर था। साथ ही साथ वहाँ पर हमें धर्मराजन के पास्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम पास्ट में असल में सेल्वन था। और अब यहाँ से सीन पास्ट में 1979 में जाता है जहाँ पर हम सेल्वन उर्फ धर्मराजन को देख पाते हैं जो कि अपने बचपन में पत्थर तोड़ने का काम किया करता था, और क्योंकि वो अनाथ था इसलिए शीला की माँ ने उसे गोद ले लिया। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सेल्वन ने बहुत मेहनत करे और मेहनत के चलते वो पॉलिटिकल लाइन में घुस गया था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनता गया, और प्रेजेंट टाइम पर सब जानते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था। अब जब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो हम शीला को इंटेरोगेशन रूम के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर उससे रानी के बारे में पूछा जा रहा था। तब शीला की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में रानी उनके घर में 3 साल से काम कर रही है और उनके अलावा भी 2 और फैमिलीज यहाँ पर मेड का काम करती थी। शीला के हिसाब से वो अपने काम में तो अच्छी है ही, साथ ही साथ वो धर्मराजन की किताब को खत्म करने में भी शीला की हेल्प कर रही थी। इसलिए शीला जल्दी से जल्दी रानी को छोड़ने के लिए बोलती है। इस पर नसीर अभी रानी को छोड़ने से मना करते हुए शीला से पूछने लगता है कि वो धर्मराजन की खून की रात उनके घर पर क्यों रुकी हुई थी। जवाब में शीला बताती है कि उसके साथ जो बच्ची रितु रहती है, रानी उसके लिए आया का काम करती है, और उस रात फेस्टिवल से आने के बाद बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। साथ ही साथ रितु के मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे, इसलिए उसने ही रानी को अपने घर में रोक लिया था। अब ये सब बताने के बाद शीला वहां से चली जाती है जहां पर बाहर उसको धर्मराजन का पीए लालजी भी मिलता है जिसको अब इंटेरोगेशन रूम में बुलाया जाता है, जिससे बात करने के बाद पुलिस टीम को पता चलता है कि हो सकता है कि धर्मराजन का कत्ल उसके क्लाइंट ने करा होगा जिसके साथ उसकी एक डील चल रही थी, और उस डील के चलते ही धर्मराजन ने उसको एक सरकारी जमीन बेची थी। लेकिन जब उस आदमी को पता चला कि वो जमीन सरकार की है और सरकार उसको कभी भी छीन सकती है तब उसने धर्मराजन के साथ डील कैंसिल करने की कोशिश करी, पर फिर भी उन्होंने धर्मराजन के डर से उसको 3.5 करोड़ रुपए दे दिए थे जो धर्मराजन को पसंद नहीं आए थे। इसलिए उसने उस आदमी को धमका जल्दी से जल्दी बचा हुआ अमाउंट देने के लिए बोला था। इसका मतलब साफ था कि लोग चाहे धर्मराजन को जितना अच्छा मानते थे लेकिन असल में वो उतना अच्छा आदमी नहीं था। खैर जब उस आदमी ने बाकी के पैसों को देने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर धर्मराजन ने अपने साथियों के साथ जाकर उस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी थी, और ये एक रीजन हो सकता था जो उस आदमी को धर्मराजन का कत्ल करने के लिए मजबूर कर सकता था।
तब बस्सी लालजी से ये पूछता है कि उस पैसे के बारे में उसको कैसे पता। इस पर लालजी शीला का नाम ही बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी पुलिस वालों को देख पाते हैं जो कि रानी के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें रानी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन रानी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट पास्ट में जरूर हुई थी जिसको तुरंत ही वापस ले लिया गया था, और वो कंप्लेंट भी धर्मराजन की मिस्ट्रेस महेश्वरी ने करी थी। इसलिए अब महेश्वरी को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर पहले तो महेश्वरी रानी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। साथ ही साथ वो कंप्लेन करने के रीजन के बारे में पूछने पर ये बताती है कि असल में उसने रानी को गलत समझकर उसकी कंप्लेन फाइल कर दी थी और इसी वजह से उसने वो तुरंत वापस भी ले ली। कर वहाँ से अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम रानी को पहली बार महेश्वरी के घर में आता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात एक बूढ़ी दादी से होती है जो कि 15 साल की उम्र से महेश्वरी के यहाँ पर काम कर रही थी, पर अब क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी इसलिए आगे काम कंटिन्यू नहीं कर सकती थी और इसलिए रानी को रखा गया। तब दादी ने रानी को सारा काम सिखाया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। पर अब क्योंकि रानी को वहाँ पर दादी की जगह पर रख लिया गया था तो दादी का कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है, जो कि रानी को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता और इसके लिए वो एक तरकीब निकालती है। खैर अब थोड़ी ही समय के बाद में जब महेश्वरी मंदिर में जाती है तो वहाँ पर से भगवान की मूर्ति के सारे जेवर गायब हो गए थे और वो मूर्ति वही थी जिसको हर साल फेस्टिवल के दौरान पूजन के लिए रखा जाता था, और जो जेवर गायब हुए थे वो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती थे। और क्योंकि उस समय रानी और दादी दोनों ही गायब थे इसलिए महेश्वरी को ये लगता है कि रानी ने ही जेवर चुराए हैं और यही समझकर वो पुलिस को बुला लेती है, कंप्लेन कर देती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर रानी और दादी दोनों जेवर लेकर पहुँच गए थे और तब पूछने पर रानी सब कुछ बताती है कि असल में वो जेवर टूट गए थे, और अगर रानी महेश्वरी जी को इसके बारे में बताती तो महेश्वरी उन्हें सही करवाने से मना कर देती, और क्योंकि रानी को इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसलिए उसने दादी को भी रोक लिया और उनकी मदद से उन जेवरों को सही करवाया। तब महेश्वरी को समझ में आया कि उसने रानी को गलत समझा और उसने कंप्लेंट को वापस ले लिया। अब वैसे तो महेश्वरी को समझ आ गया था कि दादी को रोकने के लिए ही रानी ने सब कुछ करा था, लेकिन इस बात से वो रानी से और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। और अब आगे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद और बातें पता चलती हैं कि असल में जिस जगह पर फेस्टिवल हुआ था वहाँ स्टेज के चारों तरफ बॉम्ब को इम्प्लांट करा गया था जिससे कि किसी को मारने की साजिश करी जा रही थी। इसलिए अब वो बॉम्ब्स के बारे में ही पता करना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें धर्मराजन के घर में एक मोबाइल फोन में मिलता है जिसमें रानी की बहुत सारी फोटोज थी और वो आदमी धर्मराजन का ही एक आदमी था। अब उस आदमी को बुलाया जाता है। पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब पुलिस वाले उसको मारते हैं तो वो बताता है कि असल में उसने बहुत बार रानी को धर्मराजन के घर में देखा था और तब से ही वो रानी को पसंद करने लगा था। इसलिए फेस्टिवल की रात उसने ही रानी को धर्मराजन के घर तक छोड़ा था ताकि रास्ते में वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बता पाए, लेकिन वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाया। इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो धर्मराजन के घर में जाकर ही रानी को सब बताएगा। और जब वो दीवार कूदकर अंदर गया तब उसने वहाँ से सबसे पहले तो विनयन को घर से बाहर आते देखा जो कि धर्मराजन का ही साला था, और उसके बाद वहाँ से एक आदमी और बाहर आया जिसके हाथ में एक सूटकेस था और इसके अलावा उसने और कुछ नहीं देखा। अब इंटेरोगेशन रूम में सोना को बुलाया जाता है जो कि धर्मराजन की वाइफ थी और वो भी रानी की तारीफ ही करती है। साथ ही साथ वो बताती है कि असल में उस रात विनयन ने धर्मराजन की किसी बात पर कुछ बोल दिया था कि धर्मराजन के पास जो भी पावर है वो सोना के पिता की वजह से है, क्योंकि सोना से शादी करने के बाद ही वो पॉलिटिशियन बना था। लेकिन ये बात धर्मराजन ने सुन ली थी, इसलिए पहले तो उसने विनयन की सबके सामने बहुत ही बेइज्जती करी और उसके बाद उसको सिटी से भगा दिया था, और यही सीन हमने शुरुआत में देखा था। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि सोना को भी अपने पति धर्मराजन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक करा करता, इसलिए उसके हिसाब से जो भी उसके साथ हुआ वो उसको डिजर्व करता था। अब वो लोग ऋतु के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और उनको पता चलता है कि असल में ऋतु भी अनाथ है जिसको निम्मी और एबी ने गोद लिया हुआ था। अब निम्मी यहाँ पर पेशे से एक नर्स थी और एबी एक जर्नलिस्ट। अब ये दोनों भी रानी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उस रात ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा बिजी होने की वजह से काम पर ही थे और इसलिए ऋतु रानी के साथ ही रुक गई थी। और जब से रानी गई है तब से ही ऋतु बहुत ज्यादा उदास है और अब किसी को भी खुद समझ नहीं आता कि आखिरकार असली कातिल है कौन। लेकिन थोड़ी ही समय में और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के बाद उनको ये पता चलता है कि असल में जिस आदमी को धर्मराजन के साथी ने सूटकेस ले जाते हुए देखा था वो चार्ल्स है, जो कि एक क्रिमिनल था और पहले भी बहुत सारे वो खून कर चुका है। इसलिए सभी पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ल्स भी अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान वो गोली लगने से मारा जाता है। लेकिन पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया था, जिससे बात करके उनको पता चलता है कि असल में जो बॉम्ब फेस्टिवल के स्टेज पर लगे थे वो धर्मराजन ने खुद लगवाए थे ताकि वो शीला को मरवा
सके। साथ ही साथ जब चार्ल्स उस रात धर्मराजन के घर गया था तो वहाँ पर उसे सूटकेस में पैसे दिखे, जिनको लेकर ही चार्ल्स वापस आ गया। अब उस सूटकेस को वापस चेक करने पर पुलिस को उसमें मर्डर वेपन मिल जाता है, जिससे धर्मराजन को मारा गया था, जिससे अब चार्ल्स की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया। पर कुछ ही समय के बाद में हम बसी को देख पाते हैं, जिसे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसे अभी भी रानी पर शक था। इसलिए वो जाकर उन्हीं दादी से मिलता है जो कि महेश्वरी के घर पर काम करती थी, जिनसे रानी के बारे में बात करने के बाद बसी को पता चलता है कि महेश्वरी के पिता की हत्या धर्मराजन नहीं करी थी, ताकि वो अपने हिसाब से फेस्टिवल को चला पाए। और ये जानने के बाद बसी काफी शॉक्ड हो जाता है और वो जाकर धर्मराजन की फाइल्स को चेक करने लगता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि धर्मराजन जैसा धमाका फेस्टिवल के दिन पर इस गांव में करना चाहता था, वैसा ही धमाका उसने पहले कलीमला नाम के गांव में करा था, जिसमें काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स की जान चली गई थी। साथ ही साथ वहां की एक एजुकेशन कैंप में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के सारे बच्चे मारे गए। पर उस समय पर टीचर और उसके कुछ बच्चे बचने के लिए पानी में कूद गए थे, जिनके बारे में अब किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब वैसे तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब बसी को ये पता चलता है कि जिस वक्त गांव में आग लगी थी उस वक्त निम्मी भी वहां पर मौजूद थी, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसको जानने के बाद वो तुरंत ही निम्मी से मिलने के लिए निकल जाता है, यानी कि उस नर्स से, और उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवा कर उससे पूछने लगता है कि उसने मर्डर की रात शीला को कॉल क्यों करा था, जबकि वो शीला को तो जानती भी नहीं थी। अब इस पर एबी उसकी मदद करते हुए बताता है कि वो जर्नलिस्ट है और धर्मराजन को एक्सपोज करने के लिए ही उसने शीला को कॉल करा, ताकि उसकी लिखी हुई किताब की हेल्प से उसे धर्मराजन के बारे में कुछ सस्पिशियस जानकारी मिल जाए। अब ये सब जानने के बाद जब बसी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे रितु एक ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हुए सुनाई देती है, जो कि रानी ने ही उसको सिखाया था। तब उसे ये बात पता चलती है कि असल में रानी खुद भी उसी गांव से है जहां पर यह हादसा हुआ था। जिसको जानने के बाद बसी रानी के बारे में जानने के लिए उसके गांव में जाने लगता है, पर क्योंकि एबी खुद भी सब सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वो भी बसी के साथ गांव में जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात एक पिता से होती है, जो कि इन्हें उस ट्राइबल ग्रुप के बारे में बताते हैं, जो कि उस गांव में रहा करते थे। असल में जहां पर वो गांव था उसके ठीक नीचे बहुत सारी खदानें मौजूद थी और धर्मराजन के लोग वहां पर इलीगल तरह से पत्थर तोड़ने का काम करते थे, जिससे कि ट्राइबल ग्रुप को प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट बचपन में धर्मराजन खुद भी ऐसा ही काम करता था, पत्थर तोड़ने का। साथ ही साथ वो लोग जब पानी भरने के लिए पास के तालाब में जाया करते तो उन्हें उन्हीं पत्थरों के नीचे बनी हुई सुरंगों से जाना पड़ता था, जिसमें काफी बार पत्थरों के टूटने की वजह से वो लोग भी उसी में दबकर मारे जाते। और ठीक इसी तरह से रानी के पिता भी मारे गए थे। खैर अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय वहाँ पर जो टीचर मौजूद थी वो धर्मराजन के पास जाकर उससे इस बारे में कंप्लेन करती है, जिस पर धर्मराजन कोई भी एक्शन नहीं लेता। अब प्रेजेंट टाइम में फादर बसी और एबी को टीचर की फोटो दिखाते हुए उसका नाम बताते हैं, जो कि था रानी, और यही नाम अभी के टाइम पर रानी भी इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर वो लोग रानी को भी टीचर की फोटो के साथ देख पाते हैं। अब जब ये लोग रानी के बारे में फादर से और पूछते हैं तो उन्हें और भी शॉकिंग बातें पता चलती हैं कि 14 साल की उम्र में ही धर्मराजन के लोगों ने ही रानी के साथ गलत किया था, उसका असॉल्ट किया था, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसी टीचर ने डिलीवरी में उसकी हेल्प करी थी। और इसी बात की वजह से गुस्से में आते हुए उसने धर्मराजन के ऊपर भी केस करने का सोच लिया। लेकिन जैसे ही ये बात धर्मराजन को पता चली तो वो अपने कुछ साथियों के साथ टीचर के कैंप में आता है और उस टीचर को सभी बच्चों के सामने जलाकर मार डालता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर मौजूद बाकी बच्चों को भी हिला देता है, ताकि कोई भी उसके बारे में बता ना पाए और सबको ये एक हादसा लगे। तभी हम रानी को देख पाते हैं, जिसको जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी की वजह से वो उस समय तक स्कूल में नहीं गई थी। और अब ये सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम बसी को देखते हैं, जो कि जब वापस जाता है तो सीधा शीला से जाकर मिलता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि रानी ने बदला लेने के लिए ही धर्मराजन को मारा है। साथ ही साथ शीला, महेश्वरी और निम्मी ने भी उसकी हेल्प करी। अब जब शीला बसी के मुंह से सारी सच्चाई सुनती है तो वो भी सब बताने लगती है। तेरा वापस से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम निम्मी को देखते हैं, जो कि स्कूल में हुए हादसे के दौरान ऋतु को लेकर पास में छिप गई थी, और बाद में वो ऋतु को लेकर सीधा ही शीला के पास आ जाती है। और जब शीला निम्मी के पास छोटी लड़की को देखती है और उसको पता चलता है कि उसके भाई ने क्या करा है, तो वो निम्मी की मदद करते हुए उसे एक हॉस्पिटल में नौकरी दिलवा देती है। और साथ ही साथ उसी वक्त उसने भी धर्मराजन को एक्सपोज करने के बारे में सोच लिया था, और इसलिए वो धर्मराजन के ऊपर किताब भी लिख रही थी, और यही रीजन था कि धर्मराजन उसे मारना चाहता था। अब उसके बाद जब रानी 5 साल के बाद शीला के पास आई तो उसने भी उसकी हेल्प करी,
और अब कुछ समय में हम देख पाते हैं कि महेश्वरी को भी रानी के बारे में पता चल जाता है कि वो वहाँ पर धर्मराजन को मारने आई है, पर क्योंकि वो खुद भी अपने पापा की मौत का बदला धर्मराजन से लेना चाहती थी, इसलिए वो इन सब के साथ मिल जाती है। यानी कि वो धर्मराजन की मिस्ट्रेस ऐसे ही नहीं रह रही थी बनकर, उसकी मजबूरी थी। अब कुछ दिनों के बाद में अचानक से उनके पास खबर आती है कि धर्मराजन शीला को फेस्टिवल में मरवाना चाहता है, और इसके पीछे दो रीजन थे। पहली तो वो किताब थी, और दूसरा ये था ताकि वो लोगों के सामने रोध होकर नाटक करते हुए उनसे इमोशनल वोट ले लेगा, सिंपैथी ले लेगा, क्योंकि कुछ ही समय में इलेक्शन भी आने वाले थे। और अब जब शीला को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो खुद भी सबका साथ देने का डिसाइड करती है। अब रात में दिखाया जाता है कि महेश्वरी पहले जाकर धर्मराजन को दारू पिलाती है, जिसमें एक दवाई मिली हुई थी जिससे धर्मराजन का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। और तब वहाँ पर वही टीचर आती है जिसको असल में धर्मराजन ने जलाकर मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय टीचर को रानी और बाकी सब ने मिलकर किसी तरह से बचा लिया था। और 5 साल तक रानी टीचर के साथ ही मिलकर प्लानिंग कर रही थी ताकि वो धर्मराजन को मार सके, क्योंकि धर्मराजन के जो पाप का घड़ा था ना वो भर चुका था और वो फूटने का समय आ गया था। और तब वो टीचर धर्मराजन के सामने आती है और उसे बेरहमी के साथ बहुत बार स्टैब करते हुए जान से मार डालती है। अब जब वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो बस ही समझ जाता है कि धर्मराजन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था, और वैसे भी अब वो ऑफ ड्यूटी है तो उसे किसी को पकड़ने का कोई हक नहीं था, और इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पर जो कुछ हुआ वो इंसाफ के तहत हुआ था, जिसको सुनकर शीला को बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बस्सी नसीर से वापस से मिलने जाता है, जिसका इतने बड़े केस को सोल्व करने की वजह से प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। अब जैसे ही बस्सी उसे थोड़ी देर बात करता है तो अचानक से उसकी नजर नसीर की मेड पर पड़ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रानी थी, जो कि वहाँ पर नसीर को भी मारने आई थी, क्योंकि असल में नसीर ही वही पुलिस वाला था जिसने सभी लोगों को स्कूल की आग के बारे में गलत न्यूज बताई थी ताकि वो केस को दबाकर धर्मराजन को बचा पाए। तब बस्सी भी रानी को देखकर ही समझ जाता है और नसीर से अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या चाहता था। अब आगे रानी नसीर को जहर वाली चाय देकर बाहर आ जाती है और बस्सी की तरफ देखते हुए क्रीपी वे में स्माइल करती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रानी द रियल स्टोरी, एक मलयालम इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।